जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? क्योंकि मुल्क में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज का दौर चल रहा है। रोज कोई ना कोई इंटरव्यू आ जाता है या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है जिसमें कोई ना कोई शख्स नया इंकशाफ कर देता है। तो इंकशाफात और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज के इस दौर में एक ऐसा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया जो पिछले तमाम इंटरव्यूज का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और ये इंटरव्यू किसने किया है और ये इंटरव्यू किसने करवाया है और इस इंटरव्यू में क्या है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। अगर हम ये कहें कि मुल्क में एक ऐसी शख्सियत है कि जो तमाम मामलात की दाई है, जिसके पास सबका कच्चा चट्टा है, जो हर चीज हर इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व रही है पिछले 30 सालों में, तो ये बात गलत नहीं होगी। और वो शख्सियत कौन सी है? वो शख्सियत है मलक रियाज साहब की। मलक रियाज इस वक्त दुबई में है, वो पाकिस्तान में नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि उनके बेतहाशा केसेस खुल चुके हैं, इस वक्त 190 मिलियन डॉलर्स का पाउंड्स का बल्कि एक केस है अल कादर ट्रस्ट का, जिसके ऊपर जाहिर इस वक्त हेयरिंग भी चल रही है और बात भी हो रही है। ये 190 मिलियन पाउंड्स की रकम क्या थी, क्यों थी, किस तरह थी, ये अब मेरा ख्याल है बड़ी हद तक लोगों को पता चल चुकी है। लेकिन मुख्तसर मैं आपको ये बता देता हूं कि मलक रियाज साहब का एक फटा बना इंग्लैंड में और इनके अकाउंट्स में से 190 मिलियन पाउंड्स निकल आए। और उन 190 मिलियन पाउंड्स के बारे में जो लोकल इंतजामिया थी बरतानिया की, उनका ख्याल ये था कि ये रकम इलीगल ट्रांसफर हुई है लंदन में और इसकी बाकायदा को मनी ट्रेल नहीं है। गो मलक रियाज साहब का यह दावा है कि इसकी बाकायदा मनी ट्रेल थी और हम रकम को बाकायदा वहां पे थ्रू प्रॉपर चैनल लेकर आए। लेकिन जाहिर है बरतानिया की अदालतों ने या बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। जब तस्लीम नहीं किया तो फिर उसके बाद इस रकम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और मलक रियाज साहब के पास दो ऑप्शन छोड़े गए। एक ऑप्शन तो ये था कि ये बाकायदा केस लड़ लेते, दूसरा ऑप्शन ये था कि ये रकम वापस पाकिस्तान के हवाले कर दी जाती। मलक रियाज साहब ने दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट किया, इन्होंने केस के बजाय आउट ऑफ केस सेटलमेंट की तरफ गए ये, और फिर ये इशू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गए। अब उस दौर में क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी और शहजाद अकबर साहब एहतसाब के उस वक्त करता धरता थे, तो ये सारा इशू शहजाद अकबर साहब ने मलक रियाज साहब के साथ मिलकर सेटल किया। अब इसके अंदर भी दो कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि शहजाद अकबर साहब ने को बाकायदा मुआवजा लेकर मलक रियाज साहब से इस इशू को इस तरह सेटल किया कि इस रकम को हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में डाइवर्ट कर दिया गया और मलक रियाज साहब के ऊपर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब रुपए का एक हर्जाना दायर कर रखा था और उन्हें एक जुर्माना कर रखा था, तो ये रकम उस जुर्माने में एडजस्ट हो गई और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पार कर दिया गया, जिससे मलक रियाज साहब को दो फायदे हो गए। एक तो ये फायदा हुआ कि उनकी रकम जो बरतानिया में कन्फिस्केट हो रही थी वो वापस आ गई पाकिस्तान में, और दूसरी वो रकम उनके जुर्माने में एडजस्ट हो गई। और इस मामले में कुछ लोगों का ख्याल ये है, बल्कि अब तो जो केस चल रहा है उसके अंदर ये है कि ये सारा इशू क्योंकि फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर और उनके साथ साथ शहजाद अकबर साहब ने एडजस्ट किया था, उन्होंने सेटल किया था। कुछ चीजें हासिल करके मलक रियाज साहब को उसके अंदर रिलीफ दिया गया था। शहजाद अकबर साहब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए बराह रास्त, अभी इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है, कोई किसी जगह ये साबित नहीं हो सका। लेकिन बाद में फरा गोगी के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कोई लोग कहते हैं कि 250 कनाल जगह ले ली और कुछ लोग कहते हैं कि 460 या 455 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो उन्होंने हासिल की। ये ज़मीन अल कादर ट्रस्ट के लिए हासिल की गई थी और उसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी थी और उसमें बुशरा बीबी अल कादर जो ट्रस्ट है उसकी ट्रस्टी थी। तो ये इससे बराह रास्त बुशरा बीबी को फ़ायदा हुआ, फरा गोगी साहिबा के जरिए ये फ़ायदा हुआ और उसके अंदर जुल्फी बुखारी साहब भी शामिल थे, शहजाद अकबर साहब भी शामिल थे और जाहिर है वो बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया हैं, तो उस वजह से इमरान खान साहब को भी इसका फ़ायदा हुआ और इस तरह ये मामला सेटल हुआ। बहरहाल इसके बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है क्योंकि ना मलक रियाज साहब बोलते हैं इस पर और ना ही शहजाद अकबर साहब ने किसी जगह कोई इस चीज़ का जिक्र किया है। बाकी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कई चीज़ें सामने आई, लेकिन अब जाहिर जब तक ये केस किसी करवट नहीं बैठता इसके बारे में कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये एक इशू था इस वक्त जो चल रहा है और उसके साथ साथ मलक रियाज साहब के ऊपर जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में आपको याद होगा कुछ 460 अरब रुपए का जुर्माना उनके ऊपर आयद हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें इस वक्त मलक रियाज साहब के गिर्द घूमती हैं, तो उस पर मलक रियाज साहब ने पहली मरतबा जुबान खोलने का फैसला किया है या उन्होंने जुबान खोल ली। अब इस पर दो चीज़ें हैं,
कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसके ऊपर जब मैंने मलक रियाज साहब से रब्ता किया तो उसके ऊपर ना उन्होंने हाँ की और ना ही ना की। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो इंटरव्यू का कंटेंट है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में अलबत्ता उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात दुरुस्त है, मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये बोलूंगा या फिर मैं ये बोल चुका हूं। अब वो कंटेंट क्या है, उसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मलक रियाज साहब ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। पहली चीज़ है वो जस्टिस साकिब निसार साहब से रिलेटेड है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये 460 अरब रुपए का जो जुर्माना किया गया था उसके अंदर उनका क्या किरदार था और उन्होंने क्या क्या मराहत मलक रियाज साहब से हासिल की थी, या जिस इशू के ऊपर ये 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था उसकी जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर मलक रियाज साहब ने बाकायदा पूरी तफसील के साथ रोशनी डाली है। दूसरा, जब इमरान खान साहब का धरना हुआ था 2014 में इस्लामाबाद के अंदर, उसमें मलक रियाज साहब का क्या किरदार था, कौन था जिसने ये धरना प्लान किया था, किस तरह इस धरने को इस्लामाबाद लाया गया था और किस तरह इसको बिठाया गया था, उसके धरने के लिए खुराक का बंदोबस्त कहां से किया जाता था, पेमेंट का बंदोबस्त कहां से होता था, पैसे कहां से आते थे और फिर पैगामात कहां से आते थे। और इसमें मलक रियाज साहब का एक किरदार ये भी था कि किसी के कहने पे इन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये ऑफर की थी कि वो 3 माह के लिए छुट्टी लेके मुल्क से बाहर चले जाएं या वो इस्तीफा दे दें। अब उसकी बैकग्राउंड भी जो है वो मलक रियाज साहब पहली मर्तबा बयान कर रहे हैं कि किसने कहा था, क्यों कहा था, ये धरना हुआ क्या था, ये धरना उठा कैसे था, ये धरना आगे कैसे बढ़ा था, ये सारी चीज़ें जो हैं मलक रियाज साहब उसमें डिटेल के साथ बता रहे हैं। फिर 460 अरब रुपए का जो जुर्माना था उसके बाकायदा डिटेल जो है वो मलक रियाज साहब ने पहली मर्तबा इसके बारे में भी इंकशाफ किया है। फिर जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उसके अंदर किस किस का क्या क्या किरदार था ये भी अब वो खुल के बयान कर रहे हैं या खुल के वो बोल रहे हैं। इसी तरह जो इमरान खान साहब का दौर था उस दौर में किसी के कहने पे इन्होंने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकातें भी करवाई थी। और फिर जो एक बात बड़ी दिलचस्प है इसमें कि जब ये अंदेशा पैदा हो गया था रियासत को या कुछ इदारों को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों इकट्ठे हो जाएं, और अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते तो इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की हुकूमत को नुकसान हो सकता था। तो उस वक्त मलक रियाज ने एक किरदार अदा किया था और वो किरदार ये था कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को इकट्ठे नहीं होने दिया था। अब ये मेरा ख्याल शायद ये 2017 या 2018 की बात है या फिर उसके बाद की बात है, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले भी ये अंदेशा था कि कहीं ये दोनों इकट्ठे ना हो जाएं, और अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते तो फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब को नुकसान होता। तो और उसके बाद भी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चल रही थी तो उस वक्त भी ये अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दोनों बड़ी जो पावर्स हैं ये इकट्ठी हो जाएं और उससे इमरान खान साहब को नुकसान हो। तो उसमें मलक रियाज साहब का एक किरदार था। अब वो किरदार क्या था ये भी मलक रियाज साहब पहली मरतबा बता रहे हैं। तो ये एक ऐसा धमाका खेज इंटरव्यू है कि जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा देगा। अब ये तहलका खेज इंटरव्यू किस वक्त चलता है ये सरेदस्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये इतला मुकम्मल तौर पे दुरुस्त है कि या तो मलक रियाज साहब ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दी है या फिर वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं या फिर वो उन्होंने कंटेंट तैयार कर लिया है। बहरहाल ये इंटरव्यू इसी दायरे के गिर्द घूमेगा और ये इंटरव्यू अनकरीब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे या सोशल मीडिया पे देखेंगे, और ये सोशल मीडिया के ऊपर जब आएगा तो ये तहलका मचा देगा। यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ कि मलक रियाज साहब ने एक डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर लिया है। इसके ऊपर वो सारे जो डिजिटल चैनल्स इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, जैसे कि ट्विटर है, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि व्हाट्सएप का अभी नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जैसे कि यूट्यूब है, और जैसे कि इंस्टाग्राम है, जैसे कि टिकटॉक है। तो ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर चैनल बन रहा है जो जिसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एंकर हैंडल कर रहा है। और वो याद रखें कि मैं वो एंकर नहीं हूँ। मैं एंकर इसलिए नहीं हूँ कि मैं बड़ा भी नहीं हूँ और मैं इस मामले में थोड़ा सा काम भी नहीं करना चाहता। मेरा अपना काम है, मैं उसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो एक एंकर हैं जिनकी सरबराही में, इनकी क़यादत में एक बड़ा डिजिटल चैनल बन रहा है और वो मलक रियाज साहब का चैनल है, और उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आएंगी। तो मलक रियाज साहब भी मार्केट के अंदर आ चुके हैं, वो भी मैदान में कूद चुके हैं, और अब देखते हैं कि उनके कूदने के बाद क्या होता है, साकिब निसार साहब कहाँ जाते हैं और बाकी मामलात कैसे सेटल होते हैं।